गुड मॉर्निंग औषधि.com। मैं डॉक्टर राजेश कुमार अभी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पटना यूनिवर्सिटी पटना गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। मैं आपके साथ एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, अपने राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखा, उस कंपनी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यह भी बहुत दिलचस्प है कि इस कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत में लगभग 200 वर्ष तक शासन किया, उसे हाल ही के वर्षों में एक भारतीय ने खरीदा। यह भी बहुत ही दिलचस्प पहलू है। चलिए हम लोग उस कंपनी की बात करते हैं जिस कंपनी ने भारत में व्यापार के उद्देश्य से तो आया था। यह एक ऐसी कंपनी जो अन्य यूरोपीय कंपनियों की तरह थी, लेकिन इसने अपनी कूटनीति और अपने ताकत के बल पर भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना शुरुआती दौर में 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी के रूप में हुई थी। हालांकि इसके पहले भी 1593 ईस्वी में लिवेंट नामक ब्रिटिश कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति मिली, लेकिन वह नहीं हो पाया। और उसके बाद व्यापारियों के पूंजीपतियों के एक समूह ने 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी का स्थापना किया। चूँकि इसका स्थापना वर्ष हम 1600 ईस्वी को मानते हैं, क्योंकि दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, जो ट्यूडर राजवंश से संबंधित थी और जिसका शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी के बीच में था। किस राजवंश से संबंधित एलिजाबेथ? याद रखना है, एलिजाबेथ ट्यूडर राजवंश से संबंधित थी। एलिजाबेथ प्रथम जिसके शासनकाल को इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत और पूर्वी देश, चूँकि हमारा कंसेप्ट यहाँ भारत में है, भारत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति इस कंपनी को दिया। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। आप जानते होंगे कि इसमें करीब 217 लोगों ने अपनी पूंजी लगाई थी। कितने लोगों ने? याद रखना है, 217 लोगों ने अपनी पूंजी लगाई थी, जिसमें महारानी एलिजाबेथ की भी एक हिस्सेदारी थी। इसे शुरुआती दौर में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति मिली और इस कंपनी का पहला जो गवर्नर बनाया गया उसका नाम था थॉमस स्मिथ। क्या नाम था? देखिए, याद रखिए, मैंने लिखा है थॉमस स्मिथ उसका पहला गवर्नर था। इसके बाद इस कंपनी की गतिविधियों की भारत में शुरुआत प्रमुख रूप से उस समय हुई जब इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम बना। जेम्स प्रथम संबंधित था स्टुअर्ट राजवंश से। नाम याद रहेगा ना, किस राजवंश से? स्टुअर्ट राजवंश से संबंधित था। और इसने इस कंपनी को भारत में व्यापारिक अनुमति मिले व्यापार करने के लिए, उसके लिए अपने 2 दूतों को भेजा, पहले हॉकिंस को और दूसरा सर टॉमस रो को। 1608 ईस्वी में हॉकिंस आया, वह सूरत आया और हेक्टर नामक जहाज से वह भारत आया था।
सूरत बंदरगाह पर उतरने वाला वह पहला अंग्रेज था जो जल मार्ग से आया था। इसके पहले भी भारत में अंग्रेज आए, इसके पहले भी भारत में अगर देखा जाए तो रॉलेट फिच भारत आया था, 1583 से 91 तक रहा। यह पहला ऐसा अंग्रेज था जो फतेहपुर सिकरी गया था और आगरा गया था, और इसने लिस नामक जौहरी को अकबर ने, जो इसके साथ था, लिस नामक जौहरी को अकबर ने अपने पास रखा। उसके बाद मिल्टन हॉल भी आया था 1599 ईस्वी में। और इसके बाद अगर हम जल मार्ग की बात करें तो जल मार्ग से आने वाला पहला जो कंपनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में जेम्स प्रथम ने जिसको भेजा वह था हॉकिंस। 1609 में आगरा में जहांगीर से भेंट किया, उसे लुभाने के लिए फारसी भाषा में उसने बात किया और जहांगीर उससे काफ़ी खुश भी हुआ। आप जानते होंगे कि जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया। कितने का याद रखना है? हॉकिंस को कितने का मनसब दिया उसने? हॉकिंस को 400 का मनसब दिया और एक उपाधि भी दिया। जानते हो क्या? नहीं, कोई बात नहीं, वह उपाधि था इंग्लिश खांकी। उसे इंग्लिश खांकी उपाधि दिया गया। लेकिन पुर्तगाली व्यापारियों का विरोध था, कुछ सूरत के व्यापारियों का विरोध था और इसके कारण से व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद सर टॉमस रो जो बाद में आया, लेकिन उसके पहले कुछ भारत में और घटनाएं घटी इस कंपनी के संदर्भ में। इस कंपनी के संदर्भ में क्या घटा कि 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन जो था वह स्वाली पहुंचा, पुर्तगालियों को हराया और व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लिया। कैप्टन थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत में हरा दिया और इस तरह सूरत में पहली फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाली। याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली जो अस्थायी फैक्ट्री है वह 1613 ईस्वी में सूरत में डाली थी। बहुत सारे गाइड में यह लिखा गया है कि 1608 में सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। लेकिन याद रखनी चाहिए कि 1608 ईस्वी में उसने सूरत में कंपनी को, फैक्ट्री को स्थापित करने का मन बनाया था। 1611 ईस्वी में उसने मछलीपट्टनम में अस्थायी तौर पर फैक्ट्री स्थापित किया था। लेकिन 1613 ईस्वी में जहांगीर काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। याद रहेगा, 1613 ईस्वी में सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। उसके बाद भारत के कई क्षेत्रों में उसने धीरे धीरे अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया। यहाँ याद रखना है, मैंने पिछले वीडियोस में भी, पिछले क्लास में भी मैंने यह बात कही थी कि भारत में जो फैक्ट्री की स्थापना यूरोपीय कर रहे थे वह कोई फैक्ट्री आज के कंसेप्ट में नहीं थी। वह फैक्ट्री था गोदाम। उस फैक्ट्री का मतलब था वैसा केंद्र जहां वस्तुओं को दूर दराज से लाकर रखा जाता था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य यूरोपीय कंपनियों की तरह कई स्थानों पर अपनी फैक्ट्री को स्थापित करना शुरू कर दिया। एक प्रमुख फैक्ट्री 1639 में मद्रास में चंद्रगिरी के शासक से भूमि को प्राप्त कर उसने किया, जिसे हम फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और उसके बाद उसने भारत के 3 प्रमुख महानगरों में, जो आज महानगर है, वहां पे अपने केंद्र स्थापित किए। और 3 महानगर कौन कौन मालूम है? हाँ, एक पहला मद्रास जिसको हम फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम जानते हैं। दूसरा जो प्रमुख महानगर था जो उस समय प्रेसिडेंसी नगर कहलाता था वह था मुंबई और तीसरा था कोलकाता। आप जानते होंगे मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फैक्ट्री स्थापित किया था और उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया था, उसमें वहाँ के गवर्नर गैरोल्ड अंगियार की भूमिका। किसका भूमिका? याद रखना, गैरोल्ड अंगियार की भूमिका प्रमुख थी। प्रमुख थे? गैरोल्ड अंगियार की भूमिका प्रमुख थी। इसलिए इसे आधुनिक मुंबई का संस्थापक भी कहा जाता है। अब यह बात आई कि मुंबई का द्वीप जो था, पहले 8 छोटे द्वीपों का एक समूह था। आज जितना मुंबई महत्वपूर्ण है, जितना काफ़ी कॉस्टली वहाँ के
जमीन है, पहले वैसा तो था नहीं, या छोटे छोटे डिपो का 8 डिपो का एक समूह हुआ करता था। जब इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी किया, पहले यह द्वीप जो था वह पुर्तगालियों के कब्जे में था, तो जब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी किया, 1661 की घटना यह है, तब वह द्वीप पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में प्रदान किया। अब बताओ इंग्लैंड में चार्ल्स यहाँ पे क्या करता हुआ जमीन, उसने मात्र 10 पाउंड के, अगर आज के हिसाब से लगाया जाए तो 900 रुपये के हिसाब से, तो 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर वह द्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे प्राप्त कर एक आधुनिक स्वरूप प्रदान किया, जिसको हम आज मुंबई के नाम जानते हैं। और अंततः सूरत में जो उसका मुख्यालय हुआ करता था, अब धीरे धीरे वह मुंबई ट्रांसफर हो गया। तीसरा जो प्रेसिडेंसी नगर था, तीसरा जो महत्वपूर्ण उसका केंद्र था, वह था कोलकाता। कोलकाता जो कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि 1690 ईस्वी में जॉन चर्नाक, याद रहेगा नाम, जॉन चर्नाक ने वहां पे एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना किया। उसके बाद जब अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना किया तो उसके पश्चात धीरे धीरे उसके महत्व ब्रिटिशों ने जाना, और वहां 3 गांव उसने मात्र 1200 रुपये, सोचो कितना कम, 1200 रुपये मात्र, हालांकि उसमें 1200 काफी हुआ करता था, लेकिन 1200 रुपये मात्र ने 3 गांव उसने खरीदा। वह 3 गांव कौन कौन था? वह 3 गांव था, पहला सूतानाती, दूसरा कोलकाता, और तीसरा गोनपुर। ये 3 गांव को उसने खरीदा और यहां पे एक केंद्र अपना स्थापित किया, जिसको हम फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं। याद रखना, क्या जानते हैं? फोर्ट विलियम। तो 2 नाम तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मद्रास में अंग्रेजों की जो प्रमुख फैक्ट्री थी उसको क्या कहा जाता था, तो याद तो होगा ही, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। अच्छा, जो कलकत्ता में अंग्रेजों की प्रमुख फैक्ट्री थी उसको क्या कहा जाता था? उसको फोर्ट विलियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फोर्ट विलियम। या बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना है, उसको फोर्ट विलियम कहा जाता था। अब उसके बाद यह अंग्रेजों का केंद्र कलकत्ता में बन गया, और ये तीनों प्रेसिडेंसी नगर कहलाते थे। अब यह सवाल प्रेसिडेंसी नगर सर क्या होता है? तो प्रेसिडेंसी, जहाँ कंपनी का प्रेसिडेंट रहता था उसको प्रेसिडेंसी नगर कहते थे। याद रखना, 3 चीज जो है वह पूछा जाता है कि कोर्ट बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, दूसरा जो पूछा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और तीसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो जो कंपनी के मालिक थे प्रोप्राइटर्स उसको कहा जाता था। जो प्रोप्राइटर्स एक संचालन के लिए चुनाव करता था उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। और 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत कंपनी की पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 6 कमिश्नरों की एक ग्रुप बनाया, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से जाना जाता था। तो कंपनी के मालिक प्रोप्राइटर्स, उस प्रोप्राइटर्स में से कंपनी के संचालन की एक छोटी समिति बनती थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो ब्रिटिश सरकार की एक के द्वारा स्थापित 6 कमिश्नरों की एक कमेटी थी, जो कंपनी पर की देखरेख, कंपनी पर नियंत्रण रखने का काम किया करती थी। उसके बाद धीरे धीरे उसने पटना, उड़ीसा, देश के विभिन्न हिस्सों में अपने उसने फैक्ट्रियों को स्थापित किया। बंगाल में ऐसे अगर देखा जाए जो प्रमुख केंद्र बना जाकर, तो बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति उस समय मिली जब शाहजहां की बेटी जहान आरा बीमार पड़ी। तो कंपनी का एक डॉक्टर बाउटन ने, क्या नाम था उसका कंपनी डॉक्टर का, देखो याद रखना, कंपनी के एक डॉक्टर बाउटन ने उसकी बेटी को यानी जहान आरा को ठीक कर दिया। तो यह बात लगभग 1651 की ईस्वी की बात आसपास है। तो कंपनी के डॉक्टर के द्वारा जब अपनी बेटी को ठीक कर दिया गया, मतलब शाहजहां की बेटी को ठीक कर दिया गया,
तब उसने व्यापार करने की अनुमति बंगाल में दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे एक केंद्र बना जॉनसन नाग के द्वारा, 1690 घटना यह है। और उसके बाद उसका प्रमुख केंद्र फोर्ट विलियम बन गया। धीरे धीरे फोर्ट विलियम जो था वह अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों का भी एक केंद्र बनता चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1717 की घटना, यह बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। 1717 में क्या हुआ कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कंपनी को मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले, कितने, मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया, अनुमति दे दिया। और यह फरमान या दस्तक जिसको कहते हैं भी, यह फरमान कंपनी के इतिहास में प्रसिद्ध विद्वान ओर्म्स के अनुसार, कंपनी के प्रसिद्ध विद्वान किसके अनुसार, ओर्म्स के अनुसार कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाता है। मैग्ना कार्टा मतलब महाअधिकार। तो मात्र 3000 रुपये के कारण यह अनुमति दिया गया। अब इसमें कहा जाता है कि अनुमति क्यों दिया, तो इसके बारे में कहा जाता है कि फर्रुखसियर को एक जख्म हो गया था जिससे वह काफ़ी परेशान होता था। और इसी बीच कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल फर्रुखसियर से मिलने मुगल दरबार गया। तो कंपनी के इस प्रतिनिधिमंडल में एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था, हैमिल्टन। बॉटन और हैमिल्टन, बॉटन ने जहानारा को ठीक किया था और हैमिल्टन जो था वह फर्रुखसियर के जख्म को ठीक कर दिया। और इससे ही खुशी में फर्रुखसियर ने मात्र 3000 रुपया में व्यापारिक अनुमति प्रदान कर दी। और धीरे धीरे यह अनुमति जो था वह कंपनी के और बंगाल के नवाब के बीच तनाव का कारण बनता गया, जिसने अंततः प्लासी और बक्सर युद्ध को जन्म दिया। कंपनी जो था वह, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वह कंपनी बाद में 1708 की घटना है, एक उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जिसका नाम था न्यू कंपनी। तो न्यू कंपनी जो था, तो न्यू कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1708 में मिल गई और उसका नया नाम जो पड़ा, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम जानते हैं उसका पूरा नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट। और यही कंपनी धीरे धीरे भारत में, पूरे भारत में राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित किया, जिसको उसने बंगाल को केंद्र बनाया और केंद्र बनाकर लगभग पूरे भारत पर अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित कर लिया।